नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आपको दिखाएंगे फ्रांस ने जिन लोगों को अपने देश में शरण दी, आज वो लोग ही क्यों फ्रांस को जला रहे हैं। दंगाइयों ने फ्रांस को हाईजैक कर लिया है। फिर हिंदुस्तान के उस तेज की बात जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांपते हैं। आज तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल हुए 7 साल हो गए हैं। इस मौके पर हमने तेजस की सत्ता पर पावरफुल कुंजी तैयार की है। इसके बाद आपको दिखाएंगे बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन वाला फ्रॉड हुआ। जिन्होंने दिल्ली से बुकिंग कराई, अमरनाथ यात्रा पर निकल गए, लेकिन अब बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना। कांग्रेस की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीबों पर चोट। पीएम ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। संसद के मॉनसून सत्र की तारीख आ गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील भी की है। भारत सरकार का जीएसटी कलेक्शन जून महीने में 12% बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अप्रैल 2023 में भारत में रिकॉर्ड 1,08,7 अगर हम कहेंगे तो करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। देश में जीएसटी लागू होने के बाद से छठी बार कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ के पार गया है। तो देखिए, कभी कभी कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो बताते हैं तो बताते हुए उलझाते भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आज से मर्ज हो गए। इसके साथ ही देश की पहली होम फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी का अस्तित्व खत्म हो गया है, जबकि इस विलय से एचडीएफसी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। तो सत्ता की पहली कुंजी ज्वलनशील तस्वीरों से भरी हुई है। दुनिया के सबसे विकसित ताकतवर देशों में गिना जाने वाला फ्रांस पिछले 4 दिनों से जल रहा है और पूरी दुनिया वहां उन्मादी हो चुकी भीड़ की हिंसा को तमाशे की तरह देख रही है। एक एक सड़क, एक एक चौराहा, घर, बाजार, हर तरफ दहशत है कि न जाने क्या हो जाए। न जाने कहां से कोई कट्टर और उन्मादी व्यक्ति आ जाए और सब कुछ तहस नहस कर दे, जलाकर राख कर दे। किसी लोकतंत्र में जब कट्टर और उन्मादी लोग सेंधमारी कर देते हैं तो दंगाइयों को शहर जलाने का फ्री कूपन मिल जाता है और समाज विरोधी तत्वों का दबदबा बढ़ता चला जाता है। फ्रांस में जो हिंसा हो रही है उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे हत्यारी पुलिस, उन्मादी भीड़, मुस्लिम शरणार्थी समुदाय, कट्टरपंथियों का दबदबा, बेफिक्र इमैनुअल मैक्रों। इन सब की वर्ड्स को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इसलिए कोशिश है क्योंकि ये इस वक्त बेहद ज़रूरी भी है। ये मत सोचिएगा कि फ्रांस में आग लगी है तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है क्योंकि दुनिया भर में शरणार्थी संकट है और शरणार्थी अगर अपनी लक्ष्मण रेखा पार करके उन्मादी और हिंसक हो जाएं तो फिर चाहे कोई भी देश हो, वहाँ की अंदरूनी व्यवस्था खतरे में आ जाती है। पिछले 4 दिनों से फ्रांस में गुस्से की आग लगी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दंगाई गली गली में घूम रहे हैं और सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। कहीं सरेआम सड़कों पर आगजनी की जा रही है, कहीं सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा लग रहा है दंगाइयों ने पूरे फ्रांस को हाईजैक कर लिया है। आलम यह है कि फ्रांस के कई शहर पिछले 4 दिनों से जल रहे हैं। फ्रांस में 2000 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई हैं। 500 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हर गुजरते पल के साथ फ्रांस के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दंगाई बेकाबू होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं पूरा देश ही हिंसा की गिरफ्त में ना आ जाए।
मैं हिमांशु दीक्षित इस समय TV9 भारतवर्ष के लिए पेरिस से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पिछले 3 दिन से यहां पे वायलेंट राइट्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सत्ताईस तारीख की मॉर्निंग पे यहाँ पे एक युवक नाइल नाम का लड़का जो था वो गाड़ी चला रहा था। पुलिस वाले ने उसको रोका, उसके बाद उसने उस पर कंप्लाइन नहीं किया और पुलिस वाले ने उसको गोली मार दी। Décision que nous avons prise en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, c'est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons, qui seront judiciarisés. जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं हो सकता है नेबरिंग बेल्जियम, जर्मनी तक भी जाए, क्योंकि जो ये सिस्टमैटिक रेसिज्म है वो सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है, ये इनफैक्ट अलग यूरोपियन देशों में भी है। और अब आपको बताते हैं कि फ्रांस क्यों जल रहा है। आखिर क्यों अचानक फ्रांस में इतनी हिंसा हो गई और कोई इसे रोक नहीं पाया। दरअसल 27 जून को फ्रांस की पुलिस ने सुबह 9 बजे ट्रैफिक जांच के दौरान कार से जा रहे 17 साल के एक लड़के को गोली मार दी थी। आपको बताते हैं उस दिन हुआ क्या था। फ्रांस के नैन्तेरे में 2 पुलिस अफसरों ने एक कार को रोका। गाड़ी को 17 साल का युवक नाहेल चला रहा था। उसके साथ पुलिस की बहस हुई। उसने गाड़ी आगे दौड़ाई तो पुलिस ने नाहेल के सिर में गोली मार दी। नाहेल की कार तेजी से भागती हुई जो आगे जाकर के क्रैश भी हो गई और फिर नाहेल की मौके पर ही मौत हो गई। फ्रांस से आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाहेल की उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने गाड़ी रोककर खिड़की से गोली मारी थी। जब 38 साल का पुलिस अफसर सस्पेंड हो चुका है, आरोपी पुलिस अफसर को हिरासत में भी लिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि 17 साल का नाहेल, जिसकी मौत पुलिस की गोली से हुई, वो अल्जीरियाई मूल का फ्रांसीसी शरणार्थी था। वो टेक अवे डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। नाहेल ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, हालांकि वो इलेक्ट्रीशियन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। इसके लिए घर से कुछ ही दूरी पर एक कॉलेज में उसका दाखिला कराया गया था। यानी फ्रांस में हो रही हिंसा की पूरी पिक्चर यह है कि एक शरणार्थी लड़के ने ट्रैफिक उल्लंघन किया, उसे पुलिस ने गोली मारी जिससे उसकी मौत हुई। इससे शरणार्थी समुदाय नाराज हुआ और इस नाराजगी को गुस्से में बदला उसी समुदाय में मौजूद कुछ कट्टरपंथियों ने। लेकिन सवाल यह है कि पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करने के लिए क्या पूरे शहर को आग लगाने की छूट दी जा सकती है? क्या कट्टर दंगाइयों को फ्रांस के शहर हाईजैक करने का फ्री पास दिया जा सकता है? वैसे कई लोग इसके लिए फ्रांस के कड़े कानून को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। फ्रांस में ट्रैफिक उल्लंघन के दौरान जान से मारने की यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। सिर्फ इस साल ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के दौरान जान से मारने की ये तीसरी घटना है। पिछले साल ऐसी 13 घटनाएं देखने को मिली थी जब ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के दौरान जान गई थी। वहीं साल 2021 में इस तरीके की 4 घटनाएं देखने को मिली थी। इस सब के पीछे फ्रांस का वो कानून है जिसे 2017 में लागू किया गया था। फ्रांस ने यह कानून एक के बाद एक हुई कई आतंकी हमलों के बाद बनाया था। इसके मुताबिक अगर ड्राइवर कानूनों का पालन नहीं करता और किसी आम आदमी की जिंदगी खतरे में डाल सकता है तो पुलिस को यह अधिकार है कि वो गाड़ी पर गोली चला सके। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में गोली चलाई, जिसके बाद दंगे भड़क गए। ये घटना एक तरफ फ्रांस में पुलिस के अत्याचारों पर उंगली उठाती है तो दूसरी तरफ शरणार्थी से जुड़ी समस्या को भी उजागर करती है। फ्रांस में आग, हिंसा, पथराव, विरोध प्रदर्शन की आपने कई तस्वीरें देखी, लेकिन एक तस्वीर ऐसी है जो दुनिया को सबसे ज्यादा चुभी, जिससे इस वीडियो में जिसने भी देखा और इसके बारे में जाना, उसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा पाप बताया।
यह तस्वीर कट्टरपंथियों की सोच को एक्सपोज करती है। फ्रांस का यह वीडियो मार्सले शहर से आया, जिसमें दंगाई मार्सले की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इमारत के भीतर हजारों दुर्लभ किताबें आग की लपटों के हवाले कर दी गई। आग की इन लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दंगाइयों ने कैसे कुछ ही मिनटों में ज्ञान के असीम भंडार को राख कर दिया। इसमें कई दुर्लभ पुस्तकें भी थी, जिनमें क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी जानकारियां थी। लेकिन दंगाई हमेशा दृष्टिहीन होते हैं, उनकी सोच पर पट्टी बंधी होती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लाइब्रेरी समाज को दिशा देने वाली जीपीएस यानी दिशा सूचक की तरह होती है। आधुनिक दौर में लाइब्रेरी का महत्व धर्म स्थलों से भी कहीं ज्यादा है। किसी इलाके में मौजूद एक अकेली लाइब्रेरी वहां रहने वाले हर पीढ़ी के लोगों को समृद्ध करती है। इसलिए लाइब्रेरी में आग लगाना, किताबें जलाना बहुत गंभीर अपराध है। किसी भी तरीके के विरोध के लिए लाइब्रेरी को जलाने की जरूरत नहीं होती। फ्रांस से आई इन तस्वीरों के बाद मशहूर जर्मन कवि, लेखक, आलोचक हेनरिच हेन की पंक्तियां दुनिया भर में ट्रेंड करने लगी। उन्होंने कहा था कि जो किताबें जलाते हैं वही एक दिन इंसानों को भी जलाते हैं। पुस्तकालय जलाने की बात जब जब होती है तो बिहार के ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र जरूर होता है। 830 साल पहले बिहार के नालंदा में दुर्लभ पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया गया था। साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में नरसंहार किया था और वहां आग लगवा दी थी। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक यहां के पुस्तकालय में आग धधकती रही थी। दावा किया जाता है कि उस दौरान 90 लाख पुस्तकें जलकर भारतीय ज्ञान परंपरा को मिटा देने की साजिश की गई थी। फ्रांस के मौजूदा हालात की एक और बड़ी वजह है शरणार्थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग शरणार्थी बनकर फ्रांस आए थे, जिन्होंने अपने लिए फ्रांस की सत्ता से रहने की जगह मांगी थी और फ्रांस ने दया भाव रखते हुए खुले दिल से उनका स्वागत किया था, वही आज फ्रांस को जला रहे हैं। शरणार्थियों की संख्या फ्रांस सहित तमाम यूरोपीय देशों में तेजी से बढ़ रही है। हालात यह है कि लड़ाई पुलिस बनाम शरणार्थी की हो गई है, जिसका अंजाम पिछले 4 दिनों से आप फ्रांस के अलग अलग शहरों से देख रही तस्वीरों में आप समझ रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम शरणार्थियों की बढ़ती संख्या वाला टेंशन पूरे यूरोप का है। डेमोग्राफी से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस में करीब 60 लाख मुस्लिम आबादी है। यहां हर साल 17% की दर से मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम शरणार्थी कहां से आते हैं, जो यूरोप के अलग अलग देशों में रह रहे हैं, और जब भी मामला बिगड़ता है तो वो वहां की सत्ता और सरकार को सीधी चुनौती देते हैं। आपको एक आंकड़े से बताते हैं कि कैसे फ्रांस मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों का सेंटर बन गया है, जिससे यहां की डेमोग्राफी बदल गई है। फ्रांस की आबादी 6.7 करोड़ है, जिसमें करीब 10% मुस्लिम आबादी है। अल्जीरिया से मुस्लिम आबादी फ्रांस आती है, जहां की कुल आबादी 4.4 करोड़ है, जहां 99% मुस्लिम है। मोरक्को की कुल आबादी 3.7 करोड़ है, यहां भी 99% मुस्लिम है। ट्यूनीशिया की कुल आबादी 1.2 करोड़ है, जहां 99% मुस्लिम है। ये वो देश हैं जहां से मुस्लिम शरणार्थी फ्रांस आते हैं। यूरोप के दूसरे देशों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आपको बता दें, जर्मनी में विशेषज्ञों के एक समूह ने एक रिसर्च की और उसके आधार पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि जर्मनी की जनता में यहां रहने वाले 55 लाख मुसलमानों को लेकर भारी गुस्सा है। यूरोप के दूसरे देशों में डेमोग्राफी में बदलाव से जुड़े कारणों से मुस्लिमों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी है। यह समस्या सिर्फ फ्रांस की नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। अलग अलग देशों से पलायन करके मुस्लिम शरणार्थी यहां पहुंचते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2016 के बीच 25 लाख लोग यूरोप पहुंचे, जबकि सिर्फ 13 लाख लोगों को शरणार्थी के रूप में रहने की इजाजत है। अभी यूरोप में करीब 5% मुस्लिम आबादी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2050 तक 2 गुनी से भी ज्यादा वृद्धि का अनुमान लगाया गया। कट्टरपंथियों के टारगेट पर फ्रांस हमेशा से रहा है, यह अचानक नहीं हुआ है। फ्रांस में इस तरीके के विवादों का लंबा इतिहास रहा है। इसमें सबसे खौफनाक था साल 2015 का वो आतंकी हमला, जब विवादित कार्टून पर आतंकवादियों ने कोहराम मचाया था। 7 जनवरी 2015 की सुबह फ्रांस की पत्रिका शार्ली हेब्दो के दफ्तर में आम दिनों की तरह ही काम चल रहा था और सुबह 11:30 बजे के करीब हमलावरों ने इमारत में घुसकर 12 लोगों की हत्या कर दी थी।
इसके बाद कई आतंकी हमले हुए, लोन वुल्फ अटैक हुए, जिनमें आम लोगों की हत्याएं की गई। और फिर एक समय ऐसा आया जब शरणार्थियों और कट्टरपंथियों को ऐसे हमलों के लिए जिम्मेदार बताते हुए टारगेट किया जाने लगा। ये फ्रांस में हो रहे टकराव की एक बड़ी वजह है। क्या कोई सोच सकता है कि फ्रांस का यह हाल हो सकता है कि उसके शहरों को शरणार्थी समुदाय और वहां के दंगाई हाईजैक कर लें? फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। फ्रांस का मिलिट्री बजट पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर है। दुनिया के सिर्फ 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर हैं। फ्रांस इन 5 देशों में से एक है जिसके पास वीटो पावर है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस यूरोपीय यूनियन और नेटो का लीडिंग मेंबर है। दुनिया में कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र फ्रांस को माना जाता है। फिल्म, संगीत और फैशन की दुनिया में भी फ्रांस का बड़ा हस्तक्षेप है। दुनिया के सबसे कीमती ब्रांड्स फ्रांस में ही हैं, जिनकी ग्रैंड वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये सारी बातें बताती हैं कि विश्व कूटनीति में फ्रांस का कितना बड़ा स्थान है। सोचिए उस फ्रांस में पिछले 4 दिनों से क्या हो रहा है। आप देखिए, ऐसे देश को अगर दंगाई और शरणार्थी हाईजैक कर ले तो क्या होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने। जलते फ्रांस की तस्वीरों को देखते हुए आज उन लोगों से भी सवाल पूछा जा रहा है जो मुस्लिम अधिकारों के नाम पर एजेंडा चलाते हैं, जो धर्म का चश्मा पहनकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। आज फ्रांस की इन तस्वीरों को देखकर उनके शरणार्थियों के मानवाधिकारों की बात करने वाली जुबान पर ताला लग चुका है। तमाम एजेंडाधारियों को आज फ्रांस की जनता की कोई चिंता नहीं हो रही। वो लाइब्रेरी जलाने वाले, शोरूम से गाड़ियां फेंकने वाले, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ करने वालों को कोई नसीहत नहीं दे रहे हैं। सोचिए, अगर ऐसी घटना भारत में हुई होती तो कैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से एजेंडा चलाया जाता। ये हिपोक्रेसी आपको कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकारों पर जो रिपोर्ट्स लिखने वालों में खूब देखने को मिल रही होगी। वैसे मैक्रो पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो फ्रांस की इन तमाम दिक्कतों के बीच एक कॉन्सर्ट का आनंद ले रहे थे और उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिससे आप अपने दिल की राष्ट्रवादी लाइब्रेरी में उसको सेव करके रख सकते हैं। यह खबर हिंदुस्तान के उस बाहुबली की जिसका नाम सुनकर देश के दुश्मनों के दिल दहशत से भर जाते हैं। इंडियन आर्मी के जंगी बेड़े में इस बाहुबली के नाम के आगे बोल्ड और कैपिटल लेटर में तेजस लिखा जाता है। आज उसी तेजस को वायुसेना में शामिल हुए 7 साल हो गए, इसलिए आज हमने भी तेजस के तेज पर सत्ता की पावरफुल कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आपको गर्व की फीलिंग आने वाली है। और यह भी एहसास होगा कि कैसे हिंदुस्तान का स्वदेशी विमान तेजस अब राफेल जैसे शक्तिशाली बन रहा है, जो दिखने में तो छोटा लगता है लेकिन दुश्मनों को गंभीर घाव देने में माहिर है। तेजस को आप भारतीय एयरफोर्स का भविष्य भी कह सकते हैं। आज से करीब 7 साल पहले तेजस को भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनाया गया था। उस वक्त 2 तेजस वायुसेना में शामिल किए गए थे, लेकिन इसमें समय के साथ इतने बदलाव किए गए कि अब यह तेजस राफेल जैसा शक्तिशाली बनने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के जंगी बेड़े में अगले साल फरवरी तक तेजस मार्क 1A की एंट्री होने वाली है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि भारत सरकार तेजस मार्क 2 को भी ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। आज आपको हम यही बताएंगे कि यह स्वदेशी तेजस कैसे आने वाले वक्त में फ्रांस से खरीदे गए राफेल जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। सबसे पहले हम तेजस MK2 और राफेल की ताकत पर सत्ता की पहली पावरफुल कुंजी खोलते हैं। यह कुंजी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इन दोनों लड़ाकू विमानों की रेस में अपना स्वदेशी तेजस कई बार राफेल से आगे निकल गया और कई जगह मामला एकदम बराबरी का है। जैसे तेजस मार्क 2 की लंबाई 14.6 मीटर होगी, जबकि राफेल की लंबाई उससे थोड़ी सी ज्यादा 15.3 मीटर है। इसी तरह तेजस मार्क 2 की ऊंचाई 4.86 मीटर होगी, जबकि राफेल की ऊंचाई देखेंगे तो आपको यहां भी थोड़ा ही फर्क नजर आएगा। राफेल की ऊंचाई 5.3 मीटर है। विंगस्पैन की तुलना में भी राफेल तेजस मार्क 2 से थोड़ा आगे है। तेजस मार्क 2 के विंगस्पैन 8.5 मीटर के हैं, जबकि राफेल के विंगस्पैन 10.8 मीटर के होते हैं। लेकिन मारक क्षमता में तेजस MK2 और राफेल के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। तेजस मार्क 2 की कॉम्बैट रेंज 3500 किलोमीटर तक रहेगी, जबकि राफेल की रेंज उससे थोड़ी ज्यादा है, जो कि 3700 किलोमीटर। लेकिन रफ्तार के मामले में दोनों बराबरी पर हैं। मार्क 2 की स्पीड 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल की रफ्तार भी इतनी ही है।
एक जगह तो हिंदुस्तान का स्वदेशी तेजस मार्क 2 राफेल से भी आगे है। तेजस MK2 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल में 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता है। इसलिए तेजस को राफेल जैसा शक्तिशाली बताया जा रहा है। लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर चीन और पाकिस्तान में डर थोड़ा और ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि राफेल तो पहले से ही भारत के जंगी बेड़े में शामिल है, जबकि तेजस का सबसे हाईटेक और अपग्रेड वर्जन मार्क 2 अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि अभी मार्क 2 का करंट स्टेटस क्या है। तेजस MK2 को केंद्र सरकार से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। करीब 10,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि तेजस मार्क 2 वर्ष 2025 तक पहली उड़ान भर सकता है, जबकि साल 2028 तक इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने की संभावना है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में भारत और अमेरिका के बीच तेजस मार्क 2 के इंजन GE F414 की डील भी हो चुकी है। यह वही तेजस है जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कर चुके हैं। हम आपको तेजस के तेज पर एक रील दिखाते हैं और फिर आपको बताएंगे भारत का तेजस कैसे पूरी दुनिया में फुल डिमांड में है। फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। और अब हम आपको सत्ता की डिक्शनरी में तेजस के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। आज लड़ाकू विमान तेजस पर रिसर्च करते समय पता चला कि तेजस एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चमक, प्रबल और शीघ्रगामी, यानी जो बहुत तेज हो। लेकिन जितना दिलचस्प तेजस का मतलब है, उससे ज्यादा दिलचस्प कहानी तेजस के नाम की है, क्योंकि बहुत से न्यूज मित्र ये जानते होंगे कि इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। साल 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत काम स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का शुरू हुआ। करीब 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी। साइंटिस्ट डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को बनाया। तब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने मिलकर के इसको, कह सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में दिशा दी। इसके बाद साल 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री PM अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया था और फिर साल 2007 में नौसेना के लिए फाइटर जेट तेजस को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमने आपको यह बताया कि तेजस किस तरह राफेल जैसा शक्तिशाली है, लेकिन ऐसी कई और भी खूबी हैं जो तेजस मार्क 2 को दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती हैं। जैसे मार्क 2 में 6 तरीके की मिसाइल लगाई जा सकती हैं, जिनमें एयर टू एयर मिसाइल के साथ ब्रह्मोस भी शामिल है। तेजस मार्क 2 में हमले से बचने के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। सबसे खास बात यह कि तेजस मार्क 2 में 56,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता है, जबकि तेजस मार्क 1 में सिर्फ 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी जा सकती है। इसके अलावा तेजस MK2 में कॉकपिट के अंदर भी वॉइस कमांड दी जा सकती है, जिससे मिसाइल फायर भी की जा सकती है। तेजस मार्क 2 कैसे राफेल की तरह शक्तिशाली और खतरनाक है, इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात भी सुनना बेहद जरूरी है। बहुत जल्दी हमको तेजस मार्क 1 के 6 स्क्वाड्रन मिलने वाले हैं। अब उन स्क्वाड्रन में भी खास बात यह है कि ये बहुत दूर से तेजस एयरक्राफ्ट एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है बगैर खुद डिटेक्ट हुए। हवा में ही एयर फ्यूलिंग कर लेता है, यानी कि इसकी एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टेक्टिकल लेवल के ऊपर एज ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इट इज़ ए डेटरेंट बोथ टू पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। और जब से अमेरिका की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंतर्गत इसके जेट इंजन
में काम करना शुरू किया जाएगा तो इसका इंजन लाइट भी हो जाएगा और इसकी जो अपवर्ड थ्रस्ट है वो करीब करीब 100 किलो न्यूटन बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि भारत के स्वदेशी तेजस की पूरी दुनिया में फुल डिमांड है। हाल ही में भारत सरकार ने भी बताया था कि दुनिया के करीब 7 देश ऐसे हैं जिन्होंने तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है और उनसे बातचीत भी चल रही है। इनमें एक नाम है मलेशिया का, जहां तेजस की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा मिस्र और अर्जेंटीना के साथ भी तेजस को लेकर बातचीत हुई है। साथ ही साथ अमेरिका जैसे देश जो हथियारों के सुपर पावर हैं, वो भी भारत से तेजस लेने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी हिंदुस्तान के इस बाहुबली को लेने के लिए अपनी रुचि दिखा चुके हैं। मौजूदा वक्त में भारत के पास तेजस के 2 स्क्वाड्रन हैं। तेजस से लैस 45वीं स्क्वाड्रन का नाम है फ्लाइंग डैगर्स। तेजस को सबसे पहले इसी स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। इसके बाद मई 2020 में अगर हम बात करें नंबर 18 स्क्वाड्रन तेजस को संचालित करने वाला वायुसेना का दूसरा स्क्वाड्रन बन गया, जिसे फ्लाइंग बुलेट्स कहा जाता है। वैसे तेजस का तेज और ताकत पहले से ही भारत की सेना के पास है। तेजस फाइटर जेट के कई वर्जन हैं जो सेना के दम को बढ़ा रहे हैं। आपको बताते हैं कि भारत के पास तेजस के कौन कौन से वर्जन हैं, कब से ऑपरेशन में है और आगे जो लेटेस्ट वर्जन आने वाले हैं उसके प्रोजेक्टेड तारीख क्या है। सबसे पहले बात करते हैं तेजस के तेजस MK1 IOC यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस की। ये तेजस का बेसिक वर्जन है जो फिलहाल ऑपरेशनल है, यानी आज की तारीख में अगर युद्ध होता है तो ये दुश्मन सेना में तबाही लाने के लिए तैयार है। दूसरा है तेजस MK1 FOC यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। ये भी ऑपरेशनल है, यानी दुश्मन मुल्क में तबाही लाने के लिए वायुसेना के जखीरे में तैनात है। तीसरा है तेजस MK1A। तेजस के पिछले दोनों वर्जन से ज्यादा ताकतवर और ये खतरनाक है। इसका प्रोडक्शन जारी है। अगले 2 साल में यानी 2024 के बाद वायुसेना को ये मिलने की उम्मीद है। तेजस का चौथा और सबसे लेटेस्ट कहें तो वो है तेजस MK2, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साल 2028 तक तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसके भारतीय वायुसेना को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हिंदुस्तान की शान और दुश्मनों के काल कहे जाने वाले तेजस पर हम आपको एक और रील दिखाते हैं। मार्क 2 की तैयारी हो रही है और भारत सरकार ने इसके एडवांस वर्जन को बनाने की मंजूरी दे दी है। अगर हम मार्क 2 की बात करें जो कि आने वाले दिनों में भारत की वायु शक्ति को बढ़ाएगा, उसमें कुछ ऐसे हथियारों को लैस किया जाएगा जो कि दुश्मन पर धावा बोल सकेंगे। उसमें ब्रह्मोस मिसाइल को भी और एडवांस मिसाइल्स जो कि गाइडेड मिसाइल्स होंगी उनको भी उसमें तैनात किया जाएगा। जो मार्क 2 होगा उसमें 2 क्रू के बैठने की जगह होगी और उसकी लंबाई 47.11 फीट होगी और उसके विंग स्पैन की अगर हम बात करें तो वो 27.11 फीट होंगे और ऊंचाई 15.11 फीट होगी। अधिकतम टेक ऑफ वर्जन उसका जो वजन होगा करीब 17,500 किलोमीटर के आसपास होगा। और सत्ता में अब बात करते हैं बाबा बर्फानी के भक्तों से हो रहे धोखे की। करीब 300 अमरनाथ यात्रियों के साथ फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ ठगी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से आ रहे श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 7,000 रुपए ठगे जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। कठुआ में अब तक 64 लोगों के पंजीकरण फर्जी पाए गए हैं। सभी तीर्थयात्री दिल्ली के रहने वाले हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी सख्ते में आ गई हैं। उन्होंने भी अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस फर्जीवाड़े की वजह से यात्रियों की परेशानी कितनी बढ़ गई है, आप इस छोटी सी रील के जरिए इसे समझ सकते हैं। अमरनाथ यात्रियों के साथ
साथ पंजीकरण के नाम पर ठगी की गई। आपको बता दें, दिल्ली से भी तमाम यात्री गए थे जो बाबा बर्फानी के दर्शन अभी तक नहीं कर पाए हैं और वहां जम्मू में फंसे हुए हैं। पहली बार ऐसा देखा गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर फ्रॉड किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से कई लोग आए जिनके साथ ये फ्रॉड जो है वो हुआ है। मैं एक्चुअली पास लेने के लिए गया था अंदर। मैंने ये अपना परमिट नंबर उनको दिखाया कि सर मेरे को पास चाहिए दर्शन के लिए। तो उन्होंने जैसे ही चेक किया तो इसमें निखिल श्रीवास्तव के नाम से एक पर्सन का नाम आया। ये फेक है जी, ये कुछ नहीं है। यही वो जगह है जहां से बसें लगती थी, जहां पर अमरनाथ यात्रियों के लिए यहीं से तमाम लोग यहां से जाते थे और माँ दुर्गा ट्रैवल्स जो है वो यहाँ से बसों में लोगों को ले जाता था, यात्रियों को। और अब ये पंजीकरण के नाम पर ठगी की गई है उन लोगों के साथ। ठोक दिया हम लोगों को यहाँ पे और कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन कराओ दोबारा। अरे हम वहाँ पे लाइन लगे, पूरी दोपहर घूमे ऐसे ऐसे ही भूखे प्यासे, वहाँ जाके बोल दिया कि तुम्हारे फ्रॉड है, तुम्हारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। दिल्ली से आए हैं जी, हम दिल्ली से हैं। सबके साथ फ्रॉड हुआ। सारा एक ही एजेंट का काम है। हाँ जी, एक ही एजेंट का है। हमने बोला हमारा रजिस्ट्रेशन दे दो, कह रहा है रजिस्ट्रेशन ना चोरी हो गई है, हमारा पैसा भी चोरी हो गया है, आपको वहाँ जाके मिल जाएगा। कि किस तरीके से जो ये लोग हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं जिनके साथ ये फ्रॉड जो है वो साफ तौर पे हुआ है पंजीकरण के नाम पे। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है वो बेल पर है। पीएम ने परिवार पर प्रहार करते हुए कहा कि परिवारवादी लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमपी के ग्वालियर से चुनावी शंखनाद किया। केजरीवाल ने कहा सरकारी खजाने में लूट के चलते ही देश में महंगाई बढ़ी है। सरकार जनता पर टैक्स लगाते जा रही है और पीएम मोदी अपने दोस्तों को लोन माफ करते जा रहे हैं। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।